अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया के आज के कॉलम्स में अंजुम फ़ारूक के ख़्याल ममनू से। आज का कॉलम है 18वीं तरमीम को अना का मसला ना बनाएं। दुनिया में सबसे तकलीफ़ दह एहसास ज़िया हैं। जब ये एहसास इज्तमाइयत का रूप धारता है और अफराद, कौमों और हुकूमतों के हिस्से में आता है तो इसकी चुभन मुख्तलगाह का मंजर पेश करती है। इन दिनों तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी कुछ ना कर पाने का ख्याल अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दीली लाना चाहते हैं मगर हालात हैं कि उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहे हैं। चंद रोज़ कबल कराची में वज़ीर आज़म ने एक ही सांस में दो बातें की। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला के पास आमरो जितने इख्तियारात आ गए हैं। दूसरा, सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। इस बात में कोई इब्हाम नहीं कि वज़ीर आज़म बाइख्तियार होता है, लेकिन अब सूबों के वज़राए आला भी पहले की निस्बत खासे बाइख्तियार और वसाइल के हामिल हो चुके हैं। पंजाब का वज़ीर आला मुल्क में सबसे बड़ा सियासी ओहदा समझा जाता है, जबकि सिंध के वज़ीर आला का नंबर दूसरा है। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसके तकरीबन 50% इख्तियारात इस्लामाबाद तक महदूद हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि 18वीं तरमीम ने वज़ीर आज़म की इज़्ज़त कम की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची जाते हैं तो वज़ीर आला मुराद अली शाह अक्सर उनका इस्तकबाल करने नहीं आते। यही रीत पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ की भी थी। उन्होंने कभी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर आसिफ अली ज़रदारी का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल नहीं किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ को 18वीं तरमीम से क्या मसला है। वज़ीर आज़म और इनके वज़रा 18वीं तरमीम के किन शकों को बदलना चाहते हैं और क्यों। इस खेल की इब्तिदा तब हुई जब 2018 में वज़ीर आज़म ने कराची की तरक्की के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल की सरबराही में कमेटी बनाई तो 18वीं तरमीम सामने आ खड़ी हुई। वज़ीर आज़म चाह कर भी कुछ ना कर पाए तो सारा नज़ला 18वीं तरमीम पर गिरा दिया। हुकूमत का दूसरा बड़ा मसला सूबों के बीच वसाइल की तकसीम है। वज़ीर आज़म का कहना है कि सूबों कर्ज़ों और दफाई बजट के बाद वफाक का हिस्सा 700 अरब के खसारे से शुरू होता है। वसाइल की ये तकसीम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उभरता है जिसका जवाब तहरीक इंसाफ कभी नहीं देती। क्या सूबों को मिलने वाले वसाइल उनकी ज़रूरत के मुताबिक हैं या नहीं? अगर ये वसाइल ज़रूरत के ऐन मुताबिक हैं तो नाइंसाफ़ी का सवाल क्या है? वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो 18वीं तरमीम को कोसने के बजाय अपने मंशूर के मुताबिक 8000 अरब रुपये इस कौम से इकट्ठा करे और वफाकी बजट को सरप्लस में लाए। वफाकी बजट को सरप्लस में ले जाए यानी कितना ही आसान नुस्खा उनके मंशूर में मौजूद है, मगर हैरत होती है कि वो इस पर अमल नहीं करते और हर बार पिछले साल से भी कम टैक्स इकट्ठा करते हैं। बरसरे इक़्तिदार पार्टी का तीसरा बड़ा मसला मरकज़ के इख्तियारात का ज़्यादा से ज़्यादा हसूल है। वफाकी हुकूमत कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर आला के मुशावरत से फ़ैसलों को पसंद नहीं करती और चाहती है कि जो भी फ़ैसले हों उनका महवर वज़ीर आज़म ऑफिस हो, ना कि सूबे। यही ख्वाहिश मोहतरम वज़ीर आज़म को लाहौर और पेशावर ले जाती है ताकि काबीना के फ़ैसलों पर असरअंदाज हुआ जा सके। पार्टी का चौथा बड़ा मसला आर्टिकल ए 175 के तहत जजिस की तैनाती का है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि जजिस की तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करे, मगर 18वीं तरमीम इस ख्वाहिश को पूरा करने से रोकती है। तहरीक इंसाफ का पाँचवा मसला आर्टिकल 6 में की जाने वाली छेड़छाड़ है। परवेज़ मुशर्रफ के केस के वक्त वफाकी हुकूमत की बरहमी से साफ लग रहा था कि वो किस बात पर गुस्सा है। वज़ीर आज़म को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सूबाई खुद मुख्तारी का मसला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या 18वीं तरमीम का पैदा करदा नहीं, बल्कि यह तो क़याम पाकिस्तान की असास है और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का ख्वाब। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जब डेडलॉक हुआ, इसकी वजह हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी ही होती थी। कांग्रेस मजबूत मरकज़ की ख्वाह थी तो मुस्लिम लीग सूबों की मजबूती का ख्वाब देखती थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1927 में हिंदुस्तान का आइन बनाने के हवाले से नेहरू रिपोर्ट सामने आई तो कायद-ए-आज़म ने 14 निकात के साथ इसकी भरपूर मुखालफत की, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मरकज़ी हुकूमत को लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे जो कायद-ए-आज़म को किसी सूरत मंजूर नहीं थे। कुलदीप नायर से मैंने दिल्ली में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात के दौरान पूछा कि भारत की तरक्की की सबसे बड़ी वजह क्या है। उन्होंने पलक झपकने से पहले जवाब दिया, वसाइल का रुख
ریاستوں کی طرف موڑنا۔ صرف انڈیا ہی نہیں، امریکہ میں بھی ریاستیں مکمل آزاد ہیں اور مرکز کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ 18ویں ترمیم سے سب سے بڑا فائدہ صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کو ہوا ہے۔ اس ترمیم سے پہلے GDP کا 0.6% صحت پر خرچ کیا جاتا تھا، مگر مالیاتی سال 2017-2018 میں GDP کا 1.2% اور 2018-2019 میں 1.1% صحت پر خرچ کیا گیا۔ ہسپتالوں کی تعداد میں بھی 50% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا، جو یقیناً 18ویں ترمیم کے باعث ہی ممکن ہوا۔ یہی نہیں، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں بھی ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وسائل استعمال کیے گئے، جن کا براہ راست فائدہ عام آدمی کو ہوا۔ یہ 18ویں ترمیم جیسے مسائل بے وقت کی راگنی ہیں اور عوام کی طبیعت پر گراں گزر رہے ہیں۔ یہاں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ 18ویں ترمیم کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ سننے کے لیے شکریہ۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔